हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों का, और जिसके अंतर्गत मैं सारा क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोग को यह बुक से। आप लोग को यदि यह बुक परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आज क्लास 4 है, इससे पहले जितने सारी क्लास हुई है उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है घटना चक्र समान अध्याय के नाम से। आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, क्योंकि अगले क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। यदि आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा जो नहीं है वो खींचे हुए धनुष में जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था पाए पोजीशन के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है तो वो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। और इसके विपरीत किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। चली हुई गोली, बहते हुए पानी तथा चले हुए हथौड़े में भी गतिज ऊर्जा होती है। एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के लिए एक सिरे पर खड़ा जल का प्रतिरोध की उपेक्षा कर दे, वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाता है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा। तो द्रव्यमान का जो केंद्र स्थिर रहेगा वो सभी स्थितियों में स्थिर रहेगा। उपयुक्त सभी स्थितियों में जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थित रहेगा। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, और समय के लिए सेकंड का, और ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर का, और प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का तथा पदार्थ के मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है वो कहते हैं। तो एसआई प्रणाली में ऐसा होता है। और एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है, जिसमें लंबाई का मात्रा द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, और समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पियर, प्रकाश घनत्व और ज्योति तीव्रता के लिए कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो चौगुनी हो जाती है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग व्याख्या भी एक बार देख लेते हैं। जब एक वस्तु की चाल दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। वेग दोगुना करने पर हम लोग का 2v² हो जाएगा। तो हाफ एम बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 2v² हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 इंटू प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो हमारी गतिज ऊर्जा जो होती है वो चौगुनी हो जाती है। यदि किसी पिंड की गति दुगनी कर दी जाए तो पिंड की परिणाम ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? पिंड की गति दुगुनी कर दी जाए तो प्रारंभिक ऊर्जा और जो है इसका अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात जो होगा वो होगा आप लोग को 4:1। अभी हम लोगों ने भी खुद देखा। माना m द्रव्यमान वाली किसी पिंड की गतिज ऊर्जा k1 है जो v वेग से चल रही है। k1 बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। पिंड का वेग दोगुना कर देने पर 2v कर देने पर k2 बराबर 4 जो है 1/2 एम बी स्क्वायर। तो 4 इंटू k1 टू k2/k1 इक्वल टू 4:1, इसलिए जो हो जाएगा 4:1। तो चलिए हम लोग 757 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दोगुना भारी है। 298 केल्विन पर जो है हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो जितनी हाइड्रोजन अणु की होगी उतनी ही होगी। किसी गैस के अणुओं के लिए औसत गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होता है, अतः विकल्प बी जो था उसका सही उत्तर था। यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। रैखिक संवेग जब दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा भी चौगुनी हो जाती है। m द्रव्यमान वाले v वेग से गति करते हुए किसी कण का संवेग p बराबर mv होता है, और गतिज ऊर्जा ke बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। mv² और m तो p²/2m, तो p को दोगुना कर देने पर 2p² तो 4p²/2m हो जाएगा। तो इसी तरह जो हम लोगों का 4 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो यदि किसी यहाँ पे p²/2m को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, और ये जो है आपका 4 हो गया, तो 4 काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाएगा तो चौगुनी हो जाएगी। अभी हम लोगों ने देखा और फिर से हम लोग देख लीजिए, रिपीट करना है तो रिपीट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर देने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो आधा चौथाई हो जाएगी। पिंड का गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर है। वेग आधा करने से गतिज ऊर्जा जो होती है वो चौथाई हो जाती है, अर्थात गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाएगी वेग आधा करने से। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच का गुरुत्व आकर्षण होगा।
गुरुत्वाकर्षण का बल का मान जो है दूरी बढ़ाने पर घटता जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय आकर्षण दो पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का जो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है, पी बराबर एम भी होता है, और किसी भी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है। तो पहले दर्शन में जो एक पेट्रोल के इंजन को पहचाना जाता है स्पार्क प्लग द्वारा पहचाना जाता है। पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है, और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में यह प्रकार का आंतरिक ईंधन इंजन इंटरनल कॉम्बस्टिशन इंजन है, जो स्पार्क इंजन के द्वारा चलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं। तो यांत्रिक विद्युत जनित जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर कार्य करता है। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मासिक खपत कितनी होगी? तो यहाँ पे हम लोग सबको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और जो है डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो मासिक खपत ज्ञात करने के लिए कुल वाट को घंटे से गुणा करके 1000 से भागा देने पर जो है यूनिट बराबर एक दिन का खपत प्राप्त हो जाता है। तो ये 100 इंटू 10 इंटू 8, तो 1000 इंटू 8, तो हमको 8 यूनिट होता है। एक दिन में 8 यूनिट खपत होता है, तो 30 दिनों में 240 यूनिट खपत होगा। शुष्क सेल में ऊर्जा संग्रहित होती है वह रासायनिक है। जो भी शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। मानव शरीर द्वारा कार्य करने में प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के द्वारा प्राप्त होती है। प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक वसा द्वारा प्राप्त होती है, जबकि शरीर के लिए सबसे अधिक ऊर्जा भोज्य पदार्थ में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होती है। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका संवेग दोगुना हो जाता है। या वेग दोगुना हो जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संवेग दोगुना हो जाएगा। दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग ज़्यादा होगा। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा E बराबर p²/2m होता है, तो p बराबर √2m होगा। तो इससे स्पष्ट है कि वस्तु का संवेग द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है, अतः भारी वस्तु का संवेग जो होता है वो हल्की वस्तु से अधिक होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कण का प्रारंभिक वेग जो है यहाँ पे 3i + 4j तथा त्वरण जो है 0.4i + 0.3j है। तो 10 सेकेंड बाद इसकी चाल क्या होगी? यहाँ पर v बराबर u + at के फॉर्मूला से बनाया गया है। यहाँ पे u दिया है, a दिया हुआ है और t दिया हुआ है 10 सेकेंड, और वहाँ पे इसको ऐड करके v बराबर u + a × t कर दिया गया है, और 3i और 4j + 4i + 3j = 7i + 7j कर दिया गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर 4i हो जाता है और 3j हो जाता है। तो यहाँ पे इसको करके यहाँ पे ऐड कर दिया गया है 7i और 7j, और चूंकि v बराबर √7² तो 7√2। 10 सेकेंड के बाद जो कण की चाल की यूनिट हो जाती है वह 7√2 यूनिट हो जाती है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? 1 किलोग्राम राशि का जो वजन है वो 9.8 न्यूटन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन है, क्योंकि W बराबर mg होता है, m बराबर m बराबर जो होता है 1 और g बराबर 9.8 होता है। 1 × 9.8 9.8 न्यूटन। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अग्र के। कार्य एक अदिश राशि है। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अग्र कहलाता है। 1 जूल 10⁻7 अग्र, जबकि 1 अग्र बराबर 10⁻7 जूल होता है। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लौटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। स्थितिज ऊर्जा ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो टॉर्क होता है। टॉर्क बराबर जो है I × अल्फा होता है, जहाँ पर जो है T टॉर्क बराबर टॉर्क बल आघूर्ण होता है, I जड़त्व आघूर्ण होता है, अल्फा कोणीय त्वरण होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है। एक गोल आंतरिक कोना फिलेट को कहा जाता है। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे स्लीपर्स लगाए जाते हैं, तो गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। रेल की पटरियों के नीचे
चौड़े लकड़ी के पट्टे स्लीपर्स लगाए जाते हैं जिससे गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम किया जा सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेल पथ में फिश प्लेट का काम है। तो रेल पथ में फिश प्लेट का काम जो है दोनों पटरियों को जोड़े रखना है। रेल पथ में फिश प्लेट का कार्य दोनों पटरियों को जोड़े रखना है। इंजन से पावर आवेग को शिथिल करने के लिए प्रयुक्ति है। तो क्लच जो है प्रयुक्ति है। इंजन से पावर आवेग को शिथिल करने के लिए क्लच का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह गियर और गियर बॉक्स का इनको इंजन से गति मुक्त यानी मूवमेंट फ्री कर देता है जिससे शक्ति पावर को कार्य से संपरिवर्तित कन्वर्ट नहीं कर पाती है। एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि रॉकेट तथा जेट में मुख्य अंतर यह है कि रॉकेट में ईंधन को जलाने के लिए अंदर ही ऑक्सीजन की सप्लाई विद्यमान होती है जबकि जेट प्लेन में ईंधन क्लोरीन पैराफिन है जिसे जलाने के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यही कारण है कि जेट को अधिक ऊंचाई तक नहीं ले जाया जा सकता है जबकि रॉकेट को किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है। दो डंडों की लंबाई क्रमशः 5.234 तथा 5.1 है। डंडों की कुल लंबाई क्या होगी? तो डंडों की कुल लंबाई 10.3 सेंटीमीटर होगी। दो डंडों की लंबाई क्रमशः 5.234 तथा 5.1 है। उनका योग जो होगा वो 10.3 होगा सार्थक अंकों में, परंतु दोनों लंबाइयों में न्यूनतम सार्थकता दशमलव के एक स्थान तक है, इसलिए सार्थक अंकों में उनका योग 10.3 होगा। किसी एक किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति से है तो धागा के तनाव का मान होगा। धागा के तनाव का मान जो होगा 4 न्यूटन होगा। पत्थर की क्षैतिज वृत्तीय गति अभिकेंद्रीय बल के कारण है जो डोरी में तनाव के द्वारा उत्पन्न होती है। क्षैतिज वेग बराबर v बराबर r ओमेगा है। 1 मीटर इंटू 2 रेडियन पर सेकेंड होता है तो मीटर पर सेकेंड होता है। दूरी में जो तनाव होता है T बराबर mv²/r होता है तो 1 किलोग्राम इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 4 न्यूटन होता है। एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में s1 दूरी तय करता है तो अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी s2 होगी। तो s2 जो होगी वो 3s1 होगी। पिंड द्वारा एक सेकंड में जो चली गई दूरी है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। प्रथम 4 सेकंड में चली गई दूरी s1 बराबर हाफ इंटू a इंटू 4 स्क्वायर हो गया। चूंकि u है 0 तो यहाँ पे 8a हो गया। पिंड द्वारा 8 सेकंड में चली गई दूरी हाफ a इंटू 8 स्क्वायर तो 32a हो गया। और तब पिंड द्वारा दूसरे 4 सेकंड में चली गई दूरी s2 बराबर 32a माइनस 8a 24a हो गया। समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से s2/sa इक्वल टू 3 s2 इक्वल टू 3s1 होगा। एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? चलिए हम लोग व्याख्या में सब समझते हैं। प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर पर सेकंड, समय t दिया 8 सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पहाड़ी की ऊंचाई जो है h दिया हुआ है। h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। 0 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 8 होगा तो 9.8 इंटू 32 इक्वल टू हो जाएगा आप लोग को 313.6 मीटर। तो निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? तो नॉट का उपयोग जलायनों की गति को मापने में होता है। किसी कार की गति एवं समय का ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। कार का इंजन जो है भार 1000 किलोग्राम है। यदि प्रथम 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो चलिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ आप लोग देख लीजिए और फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। किसी वस्तु की गति एवं समय का ग्राफ एक निश्चित समय द्वारा वस्तु द्वारा चली गई दूरी और ग्राफ एक्स अक्ष से आवत क्षेत्रफल के बराबर होती है। अतः कार द्वारा 2 सेकंड में चली गई दूरी जो होगी त्रिभुज जो है ABE का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल होगा तो त्रिभुज A और B और E का क्षेत्रफल तो यानी यहाँ से यहाँ इसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे हाफ इंटू AE जो है वो 2 है। A और E जो है वो कितना है? ये यहाँ पे है और यहाँ पे है तो AE 2 है और जो है AE 2 है और BE जो है 15 है। BE जो है वो 15 है। यहाँ पे जो है ये B है और ये जो है A है। तो यहाँ A है, E B है और E है। A जो है A से लेके E तक की दूरी 2 है और B से लेके E तक की जो दूरी है वो 15 है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 15 है। तो यहाँ पे हम लोग इसको त्रिभुज AB का क्षेत्रफल हो गया तो हाफ इंटू 2 इंटू 15 इक्वल टू 15 मीटर।
किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी। तो गतिज ऊर्जा में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो 44% की वृद्धि होगी। टायरों में 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर डैश बी बाय स्क्वायर इंटू इंच होगा, तो 28 जो है इसका हो जाएगा। 1/b बराबर 0.4536 kg, 1 kg बराबर 1.0.4536 LV और 10,000/4536 LV। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/2.54 इंच। 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 2 इंटू 1/0.4536 LV और 1/2.54 इंच स्क्वायर होगा। 2.54 0.4536 स्क्वायर इंच जो हो जाएगा और 8 to 8.45 जो है स्क्वायर इंच हो जाएगा। लगभग 2.28 जो है स्क्वायर इंच हो जाएगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो पिंड का भार जो शून्य नहीं होगा, किसी घर्षणहीन सतह पर जो है किसी पिंड का भार शून्य नहीं होता है, क्योंकि पिंड के भार पर उसके घर्षण का फर्क नहीं होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब जो है जब क्या कहता है इसका भार परिवर्तित हो जाता है, किंतु द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होगा। किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितनी प्रतिशत बढ़ाना होगा। माना नियत ताप पर दी गई गैस का प्रारंभिक दाब P1 और आयतन V1 है तथा अंतिम दाब P2 है। तन V2 है तो प्रश्नानुसार V2 बराबर V1 माइनस V1 का 20% होगा। V1 बराबर 20 V1/100 होगा। V1 माइनस V1 बाय 5 होगा। 4/5 V1 होगा। अतः बॉयल के अनुसार P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होगा और ऐसा करने पर जो है P1 बराबर 4/5 P2 होगा। यह P2 बराबर 5/4 P1 होगा। दाब में वृद्धि जो होगा 5/4 P1 माइनस P1 होगा, P1/4 होगा। प्रतिशत वृद्धि बराबर P1/4 इंटू 100/P1 होगा, हाफ इंटू 4 1/4 इंटू 100/25% होगा। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो होता है वो नेफोस्कोप कहलाता है। एनीमीटर से हवा की शक्ति तथा गति से, रैन गेज से वर्षा की मात्रा, नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं तो भूतल से ऊंचाई जो है अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। वायुमंडल दाब को बैरोमीटर, धारा की सामर्थ्य को वोल्ट एवं सुनाई देने में अंतर को डेसिबल से मापने हैं। तो एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष और भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जा रही हो तो लिफ्ट में स्थित किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार उसकी वास्तविक भार से कम होता है और किसी तल पर हमारा भार उस तल द्वारा हमारे ऊपर लगाए गए प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है। अब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर जाती है और तो लिफ्ट द्वारा हमारे ऊपर आरोपित प्रतिक्रिया बल का मान हमारे वास्तविक भार से कम हो जाता है, इसलिए हमें अपना भार कम महसूस होता है। मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है तो मनुष्य लिफ्ट में त्वरण के साथ ऊपर जाते समय अपना भार महसूस करता है। मनुष्य लिफ्ट में जो है त्वरण के साथ ऊपर जाते समय अपना भार महसूस करता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं महसूस होता है। पृथ्वी से चंद्रमा तक पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान और रॉकेट को इसके विरुद्ध कार्य करने का अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अधिकतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी वो होगा आप लोगों को उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यान को यह वेग प्रदान करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यान में कई चरणों वाले रॉकेट का प्रयोग किया जाता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पे दिया गया है ध्रुव की त्रिज्या G बराबर Gm/r², अर्थात r का मान ज्यादा होने पर G का मान कम एवं r का मान कम होने पर G का मान अधिक होता है। चूंकि ध्रुवीय त्रिज्या कम है अतः ध्रुव पर G का मान अधिक होता है, अतः शरीर का वजन mg भी ध्रुव पर अधिक होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षमता के कारण जो है चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण यह है कि वायुमंडल गैसों का वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक होता है, जिससे गैसों पलायन कर जाती है। पलायन वेग का मान √2gr के बराबर होता है, तो यह त्रिज्या एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण कम होने से गुरुत्वीय बल क्षीण हो जाता है, अतः विकल्प ए जो है सही उत्तर है।
एक नदी के किनारे सड़क थी, दो मित्र घूमने निकले थे तथा स्थान ए से चलकर बी पर स्थित मंदिर तक जाकर वापस ए पर लौटे। एक 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से साइकिल पर जाता है तथा दूसरा 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक नाव से जाता है। यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर पर घंटा हो तो दोनों मित्र में से कौन ए पर लौटेगा? तो साइकिल से जाने वाला लौटेगा। माना स्थान ए से स्थान बी की दूरी 5 किलोमीटर है। नाव से जाने वाला औसत चाल जो है यहाँ पे 5/5 + 5 5/10 + 4 5/10 - 4 तो इक्वल टू 10/5 × 1/14 + 1/6 होगा। 2 × 1/14 + 1/6 होगा। 2 × 6 × 14/6 + 14 होगा। तो यहाँ पे वो 8.4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। साइकिल से जाने वाले की औसत चाल जो होती है वो 12 किलोमीटर पर घंटा होती है। अगर साइकिल से जाने वाला स्थान ए पर पहले पहुंचेगा। 15 फीट प्रति सेकंड की गति डैश मीटर से के बराबर होगी तो 4.57 मीटर के बराबर होगी। 1 फीट इक्वल टू 0.3048 मीटर। 15 फीट पर सेकंड 0.3048 इंटू 15 मीटर पर सेकंड 4.5720 मीटर पर सेकंड 4.5 मीटर पर सेकंड। कोई पिंड भी वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है और यह ऊंचाई s तक पहुंचाने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी का विस्थापन का अनुपात क्या है? तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2h h + h होगी, जबकि उसके द्वारा विस्थापन 0 होगा। अतः पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात 2h/0 अनंत होगा। पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2h × h + h होगी, जबकि उसके द्वारा तय विस्थापन 0 होगा। अतः पिंड द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात 2h/0 अनंत होगा। एक शिकारी वृक्ष पर लटके हुए एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलाने के ठीक समय बंदर कूद जाता है। वैसी दशा में गोली क्या होगी? तो गोली जो होगी बंदर के सिर में छेद कर देगी, क्योंकि छूटने के पश्चात गोली एवं बंदर दोनों पर समान ऊर्ध्वाधर त्वरण जी कार्य करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।